suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. नमस्कार, मैं रोहन भेंडे। युद्धघोष हमेशा ही मन में भय और आशंका पैदा करता है। आपने जो अभी अर्नब को सुना, उसके बाद आपके मन में क्या आया? क्या भारत ने चीन पर आक्रमण कर दिया है या पाकिस्तान पर? नहीं, यह युद्धघोष नहीं है। एक्चुअली भारत ने चीन की 59 ऐप को बैन किया और बाद में हमारे एंकर अर्नब गोस्वामी को उस बैन किए हुए ऐप को प्रोग्राम में जब उन्होंने लिया, उस समय उन्होंने युद्धघोष का एक वातावरण तैयार किया। लेकिन यह वातावरण सिर्फ अर्नब गोस्वामी ने नहीं तैयार किया। आप आगे देखिए, आपको पता चलेगा कि पूरे स्टूडियो, दिल्ली के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी भाषा एक है, टोन एक है और उनके जो सुपर है उनके स्क्रीन पर, वो भी एक ही है। चीन पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार हो चुका है। चीन के 59 ऐप अब इंडिया में नहीं चलेंगे। बड़ा कदम उठाया है भारत सरकार ने। 59 मोबाइल ऐप, चीन के जो 59 मोबाइल ऐप है उन पर पूरी तरह बैन लगाने का फैसला किया है। टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप भारत सरकार ने बैन कर दिए हैं। उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। मोदी सरकार की ओर से चीनी ऐप पर की गई है डिजिटल स्ट्राइक। सरकार ने लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर लगा दिया है बैन। एंकर तो ठीक है, लेकिन प्राइम टाइम के जो शोमैन हैं, उन्होंने तो उसके एक कदम आगे जाके अपनी बात रखी। दीपक चौरसिया न्यूज नेशन के, उन्होंने तो यह कह दिया कि न्यूज नेशन ने बाइकॉट चाइना का एक शो चलाया था और कैंपेन चलाया था, इसलिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया। भारत ने चीन के 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। न्यूज नेशन ने एलएसी पर संघर्ष के बाद सबसे पहले यह मुहिम शुरू की थी, बाइकॉट चाइना और मैं भी सैनिक। इसी के बाद सरकार और देश में जो गुस्सा था, उसको देखते हुए सरकार ने उन चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है जो यहां पर काफी चलते थे और अरबों रुपए ये इन ऐप से कमाते थे। जी न्यूज के सुधीर चौधरी, वो तो 2 कदम और आगे, उन्होंने तो डिजिटल एयर स्ट्राइक का नाम दिया और इस घटना को एक मामूली घटना, जिसमें भारत ने 59 चीनी ऐप बैन किए हैं, इस घटना को बालाकोट और पुलवामा जैसे घटनाओं से जोड़कर अपना शो शुरू किया डीएनए। 5 मई के बाद से जिस तरह भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं, उसके बाद से ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसलिए अगर आप इसका एक कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो ये गलवान में जो कुछ हुआ भारत और चीन के बीच, जो सीमा विवाद चल रहा है, ये उसी का नतीजा है और ये भारत की तरफ से पहली डिजिटल एयर स्ट्राइक है चीन के ऊपर। जैसी एयर स्ट्राइक हमने बालाकोट में की थी पाकिस्तान के ऊपर, जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हमने पीओके में की थी 2016 में, हर बार दुश्मन के लिए एक अलग तरह का जवाब होना चाहिए। और इस बार भारत ने जो जवाब निकाला है वो ये है कि इस बार हम डिजिटल एयर स्ट्राइक करेंगे चीन पर। और इस एंकर महोदया को तो शी जिनपिंग में ही हिटलर दिख गया और उन्होंने शो का सुपर ही चलाया, हिटलर के बाद जिटलर। इसी वजह से कहा जा रहा है कि हिटलर की बाद अब दुनिया जिटलर यानी जिनपिंग का हिटलर रूप देखेगी। हिटलर के बाद जिटलर। कूटनीति की तलवार की धार क्या होती है, ये मोदी ने जिनपिंग को तबीयत से समझा दिया। न सिर्फ दुनिया के बड़े देश इस तनातनी में भारत के साथ खड़े हुए, बल्कि चीन के सताए देशों ने भारत के साथ आने का दम भरा। मोदी के इस एमईडी प्लान ने जिनपिंग के पसीने और चीनी फौज के छक्के छुड़ा दिए। ड्रैगन के दिमाग का पंखा चला और फिर उसे समझ आया कि 21वीं सदी की महाशक्ति कहे जाने वाले भारत से पंगा मुश्किल पड़ेगा। हिटलर हमारे भारतीय इतिहास का एक ऐसा भद्दा दाग है, ऐसा काला दाग है, जिसने मानवता पे और मानवीय समाज पे एक कुठाराघात किया है। यह जख्म इतनी गहरी है कि इस जख्म को किसी के साथ मैच करना या फिर किसी के साथ कंपेयर करना भी गलत है। लेकिन भारतीय एंकर जितने भी हैं, उनको ना रिसर्च से कोई प्यार है, ना उनको कोई चीज पढ़ने से भी प्यार है। उनका एक ही चल रहा है कि देश में ऐसा वातावरण बनाया जाए कि हर समय
कहीं से ना कहीं से आग धधकती रहे और इनकी रोटियां उस पर सेकती रहती जाए। दरअसल बात यह हुई कि भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप को बैन किया और कारण यह बताया कि यह चीनी ऐप भारत का डेटा चीन में ट्रांसफर कर रही है और इस वजह से हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता को बहुत गहरा खतरा है। हाँ, यह बात अलग है कि देश के कानून मंत्री को यह बात मार्च में पता नहीं थी। दूसरे सांसद ने नहीं, बीजेपी के ही सांसद ने कानून मंत्री को मार्च में पूछा था कि इन ऐप की वजह से क्या हमारी डेटा प्राइवेसी को खतरा है। तो उस समय देश के कानून मंत्री ने यह जवाब दिया था कि ऐसा कोई खतरा नहीं है और ऐसी कोई योजना भी नहीं है कि हम कोई ऐप बैन कर सके। इसी मार्च महीने में बीजेपी के ही एक सांसद सुभाष सरकार ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार को अमेरिका के खुफिया विभाग से कोई जानकारी मिली है कि टिकटॉक का जनता पर नकारात्मक असर हो रहा है और क्या सरकार टिकटॉक को बैन करने पर विचार कर रही है। तब गृह राज्य मंत्री श्री कृष्ण रेड्डी जी ने कहा था बैन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन अभी जो चाइना ने हम एग्रेशन में हमारे 20 सैनिकों की शहादत ली, उस समय उस घटना को जोड़ भारत सरकार ने यह कदम उठाया। ऐसी हर हलचल, हर मीडिया में या फिर दिल्ली वाली मीडिया में यह बात चल रही है। उस चीज को इस चीज से जोड़ा जा रहा है, बल्कि भारत सरकार ने यह नहीं कहा कि हम चाइना ने जो हम भारत पे अटैक किया है उस वजह से ऐप बैन कर रहे हैं। भारत सरकार ने यह दावा किया कि इनके वजह से हमारी संप्रभुता और अखंडता को, डाटा की प्राइवेसी को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम ऐप बैन कर रहे हैं। और इसके जस्ट तुरंत बाद ही टिकटॉक ने सामने आके सीधा कहा कि हम इस बैन को मान्य करते हैं और हम हमारी जो बात है वो कोर्ट में कहेंगे, और उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल भी कर दिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील हरीश साल्वे अब वो केस भी लड़ेंगे। टीवी में चल रही डिबेट और जो एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन है, जो एक्चुअल पोजीशन है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। लेकिन इन एंकरों ने जो टेलीविजन का पर्दा एक ही रंग से पोत दिया है, उस वजह से पता ही नहीं चल रहा है कि ग्राउंड पे क्या पोजीशन है और एक्चुअल में टेलीविजन में हम क्या देख रहे हैं। यह तो हुई एक बात, लेकिन यह मसला सही में सीरियस है। हमारे मोबाइल में जितनी भी फोन ऐप है, उस वजह से हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है, और वो इतनी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज होता है कि पूरे इलेक्शन मैनेज होते हैं। इस घटना को मैं आपको उदाहरण के दाखिल बताना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूं। 2016 में जब अमेरिका में इलेक्शन हुआ, तो अमेरिका में इलेक्शन और इंग्लैंड में ब्रेक्जिट, इन दो घटनाओं में एक समानांतर धागा था, और वह धागा था कैम्ब्रिज एनालिटिका। क्या था कैम्ब्रिज एनालिटिका? कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की एक डेटा कंपनी थी जो कैंपेन मैनेजमेंट करती थी। कैंपेन मैनेजमेंट करने के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका ने करोड़ों फेसबुक यूजर का डेटा चुराया। उन्होंने फेसबुक यूजर का टोटल डेटा चुराया और हर एक इंसान का डिजिटल एनालॉग किया। आपने जो फेसबुक पे पोस्ट किया था, आप क्या खाते हैं, किनको मिलते हैं, कौन से दोस्त हैं आपके, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, इन सारी वैयक्तिक इंफॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप फेसबुक पे शेयर करते हैं, उसको ह्यूमन टू ह्यूमन उन्होंने कलेक्ट किया। उसके बाद उस डेटा को डेटा साइंटिस्ट ने प्रोसेस करके प्रोपेगेंडा डिजाइन किया। उन्होंने इसके लिए ह्यूमन बिहेवियर साइंस का भी इस्तेमाल किया। तो आप समझिए कि यह बात कितनी घातक है। इस चीज के लिए मैं आपको कुछ रेफरेंस देना चाहता हूं। सबसे आप पहले गार्डियन की जर्नलिस्ट है, उनको सुनिए। Because what the Brexit vote demonstrates is that liberal democracy is broken. And you broke it. This is not democracy. Spreading lies in darkness, paid for with illegal cash from God knows where. It's subversion, and you are accessories to it. Our
parliament has been the first in the world to try to hold you to account, and it's failed. You are literally beyond the reach of British law. Not just British laws, this is 9 parliaments, 9 countries are represented here who Mark Zuckerberg refused to come and give evidence to. And what you don't seem to understand is that this is bigger than you, and it's bigger than any of us. And it is not about left or right, or leave or remain, or Trump or not. It's about whether it's actually possible to have a free and fair election ever again. Because as it stands, I don't think it is. And so my question to you is this what you want? Is this how you want history to remember you? और इसके बाद भी अगर आप थोड़ा कंफ्यूज है तो नेटफ्लिक्स पे जाइए और नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है द ग्रेट हैक। द ग्रेट हैक नाम की डॉक्यूमेंट्री आपको बताएगी कि आप मोबाइल में जो डेटा या जो एप्स डाउनलोड कर रहे हैं वो कितनी घातक है, कितनी आपकी लाइफ आपने खुद ने ही कॉम्प्रोमाइज कर दी है। Seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations. All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into $1 trillion a year industry. Was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone else that you should be calling to the committee is Brittany Kaiser. Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. The reason why Google and Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth. We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to. I do know that their targeting tool was considered a weapon. There is a possibility that the American public had been experimented on. This is becoming a criminal matter. When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked. Should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what because nothing is what it seems. आपने आपकी लाइफ कितनी कॉम्प्रोमाइज कर दी है। मैं इसी वीडियो के विवरण में लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप पूरा वीडियो वहां जाके देख सकते हैं। इसी हफ्ते और एक घटना टेलीविजन पे हुई, वो हुई बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव ने पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में आते आते एक पलटू आसन किया। उनके योगासन है, उन्होंने अब पलटू आसन किया। कुछ लोगों को मिर्ची लगती है योग आयुर्वेद के वेदों के भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष से। ये तो ठीक नहीं है ना, लेकिन आज उनके मंसूबों पर पानी सा फिर गया है जब आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है, माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने की घोषणा कर दी है। नाम दिया है कोरोनिल। कोरोनिल के बारे में औपचारिक घोषणा रामदेव जी ने कुछ देर पहले हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। रामदेव जी खुद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रामदेव जी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, आपने कहा कि 100% लोग ट्रायल में, बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल में कोरोनिल की दवा खाने से ठीक हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यही औपचारिक मोहर है? क्या आईसीएमआर का या हेल्थ मिनिस्ट्री का या आयुष मंत्रालय का इस पर अप्रूवल नहीं चाहिए होता है? ऐसा है, आपको मैंने प्रेस के दौरान भी बताया था कि इसमें आईसीएमआर का कोई चक्कर नहीं होता है। कोई भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने के लिए एक एथिक्स कमेटी होती है, उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद उसके अंदर CTRI का, जो सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया एक संस्था है, उसका इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। वो हमने पूरा का पूरा मीडिया को भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि ब्लाइंड ट्रायल होता है। पिछले हफ्ते उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कोरोना के लिए दवाई बनाई।
अभी उन्होंने आईसीएमआर को लिखित में दिया कि उन्होंने ऐसा कोई दावा ही नहीं किया। आप दोनों वीडियो देख लीजिए। एक वीडियो में बाबा रामदेव यह कह रहे हैं कि उन्होंने कोरोना की दवाई बनाई, दूसरे वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो यही टेलीविजन का तंत्र है हमारे, ना कोई खबर है ना कोई रिसर्च। इसीलिए दर्शकों का काम है कि रिसर्च वाली खबरें देखें और उस पर ही अपना मत बनाएं। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.